पर क्या दिखाई दे रहा है? एक टाइगर, पर मुझे इसी नोटबुक का केवल बैक साइड दिख रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब हम एक ही चीज को अलग अलग एंगल से देखते हैं तब वो हमें अलग तरीके की दिखाई पड़ती है। सेम इज द केस विद द स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ज्यूरिस्ट हैं और सबका ज्यूरिस्प्रूडेंस को देखने का मेथड अलग है, इसीलिए हमारे पास टोटल 6 स्कूल्स बन जाते हैं और एक एक करके हम सब स्कूल्स को देखेंगे। तो ये है मेरा लेक्चर 5 और आप देख रहे हैं टारगेट जुडिशरी। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। टोटल 6 स्कूल्स हैं। फर्स्ट स्कूल इज नेचुरल लॉ स्कूल, सेकंड इज हिस्टोरिकल, थर्ड इज सोशियोलॉजिकल, फोर्थ वन इज फिलोसफिकल एंड नेक्स्ट इज एनालिटिकल। इन सब स्कूल्स को हम अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे और डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नेचुरल लॉ स्कूल। ये नेचुरल लॉ स्कूल, ये स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस चैप्टर 5 जो स्कीम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड की थी, जिसका लिंक ये रहा। अब वहां जाकर पहले स्कीम देख सकते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की, उसके बाद हम देखेंगे कि उस चैप्टर 5 का कैटेगराइजेशन हमने कैसे किया है। तो फर्स्ट स्कूल है नेचुरल लॉ स्कूल। इस नेचुरल लॉ स्कूल को भी मैंने 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन इज एंशिएंट थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ, नेक्स्ट इज मिडिवल थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ, उसके बाद आता है इरा ऑफ रेनेसेंस एंड नेक्स्ट इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। तो ये जो आपको कैटेगराइजेशन यहाँ दिख रहा है, ये देखते ही समझ में आता है कि ये कैटेगराइजेशन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग किया गया है। तो ये बहुत पुराना समय, जब प्राचीन समय के ये जो ज्यूरिस्ट थे वो नेचुरल लॉ को क्या मानते थे, उनके अकॉर्डिंग नेचुरल लॉ में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, उसको हम एंशिएंट थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल में पढ़ते हैं। उसके बाद मिडिवल थ्योरी, जब क्रिश्चियन पीरियड चल रहा था, एक तरह से जब क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत बोलबाला था, उस दौरान जो मिडिवल थ्योरी आई थी, एक मिडिवल थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ, वो हम देखेंगे। देन उसके बाद हम इरा ऑफ रेनेसेंस और मॉडर्न थ्योरी को पढ़ेंगे। पर आइए देखते हैं सबसे पहले एंशिएंट थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ क्या है। देखिए, एंशिएंट थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ के 2 कैटेगराइजेशन फिर से किए गए हैं। फर्स्ट है ग्रीक फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग एंशिएंट थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ, नेक्स्ट है रोमन फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमारे पास क्लस्टर ऑफ ज्यूरिस्ट हैं, यानी कि बहुत सारे ज्यूरिस्ट हैं और वो ग्रीक उनकी लैंग्वेज या वो ग्रीक से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनको मैंने इस कैटेगरी में रखा है। पहला है आपका पहले ज्यूरिस्ट जो इस कैटेगरी में आते हैं वो है हेराक्लेटस, नेक्स्ट है सोक्रेटस एंड देन प्लेटो एंड आफ्टर दैट एरिस्टोटल। तो ये 4 ज्यूरिस्ट ग्रीक फिलोसफर्स की कैटेगरी में है एंड देयर आफ्टर देयर आर नंबर ऑफ रोमन ज्यूरिस्ट who are basically सिस्रो एंड अल्पियन। और भी है रोमन ज्यूरिस्ट, पर मैंने मेन फोकस किया है सिस्रो और अल्पियन पर। तो इन ग्रीक और रोमन फिलोसफर्स क्या कहते हैं ये नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में, इनकी क्या थ्योरी है, ये अब हम समझेंगे डिटेल में। पर ग्रीक फिलोसफर्स को पढ़ने से पहले हम एक बार कॉमन लैंग्वेज में, यानी कि आम भाषा में समझ लेते हैं कि आखिर नेचुरल लॉ का मीनिंग क्या होता है। देखिए, नेचुरल का मतलब आप जानते हैं प्राकृतिक, और लॉ यानी कि विधि। तो प्राकृतिक विधि से ये पूरा स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल, संबंध रखता है और इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार ज्यूरिस्ट ने भी ये समझने का प्रयास किया है कि प्राकृतिक लॉ आखिर है क्या और ज्यूरिस्प्रूडेंस उस प्राकृतिक लॉ की कैसे स्टडी करता है, कैसे समझते हैं उसको। तो ग्रीक फिलोसफर्स ने ज्यादा ध्यान दिया है इन सब शब्द पर। इन सबको हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर्स ये कहते हैं कि ये जो मैंने यहाँ शब्द लिखे हैं, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, ये सब मिलकर ह्यूमन की विल को आर्टिकुलेट करते हैं। यानी कि ह्यूमन की विल जो है, यानी कि इंसान क्या चाहता है, वो चीज निर्भर करती है इन सब चीजों पर। पहला है आपका डेस्टिनी। आपने बहुत बार ये लोगों को सुनते पाया होगा, बोलते पाया होगा कि
हम तो किस्मत में जो होगा वो मिल जाएगा। तो डेस्टिनी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो यही इसका ध्यान रखते हुए अपने एक्शंस को चेंज करते हैं या अपने एक्शन को गवर्न करते हैं। तो यानी इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग को अगर ये कहा जाए कि ऐसा करने से आपको बाद में एक इसका बैड इफेक्ट होगा आपकी लाइफ पर और आपकी किस्मत इससे चेंज हो जाएगी, एक नेगेटिव वे में आ जाएगी, यानी कि या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी किस्मत एक पॉजिटिव वे में आ जाएगी, तो वो इंसान उसकी विल उससे गवर्न होने लगेगी। ऐसे एक्शन से उसकी विल गवर्न होने लगती है। एक है लॉ ऑफ रीजन यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं और हर काम को एक रीजन होने पर ही करते हैं। तो ये है रीजन का कानून, इससे भी ह्यूमन की विल गवर्न होती है। नेक्स्ट है मोरल लॉ। बहुत सारे ऐसे ह्यूमन बीइंग हैं जो नैतिक कानून को फॉलो करते हैं, जो अगर उनको समझाया जाता है कि ये चीज नैतिक है, ये कार्य नैतिक है और ये अनैतिक है, तो उन दोनों के हिसाब से ही वो अपने आगे के काम को करते हैं। तो उनकी जिंदगी को कौन सा कानून गवर्न करता है? वो है मोरल लॉ। उनकी लाइफ को, उनकी विल को गवर्न करता है मोरल लॉ। उसके बाद है ह्यूमन इनसाइट। कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता है कि हमारी आत्मा हमसे ये काम करने को मना करती है, इसलिए हम नहीं करेंगे। तो यानी कि इसका मतलब है कि इंसान के अंदर की आत्मा भी, मतलब उसकी आत्मा, या आत्मा की बजाय हम वर्ड यूज कर सकते हैं ह्यूमन कॉन्साइंस, तो वो चीज भी ह्यूमन की विल को गवर्न करती है। एंड नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैन, यानी कि आदमी का खुद का व्यवहार, वो भी उसकी विल को गवर्न करता है। तो ये जो मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं, ग्रीक फिलोसफर्स कहते हैं कि ये सब ह्यूमन की विल को गवर्न करते हैं, उसकी विल को आर्टिकुलेट करते हैं, और ये ही रियल कानून है। उनका मानना ये है कि कोई भी, मतलब उनका मेन फोकस इस बात पे नहीं है कि अगर किताबों में कानून लिखा होगा तभी लोग उसको फॉलो करेंगे। उनका मानना ये है कि हमारे पूरे यूनिवर्स में एक नेचुरल लॉ है, एक प्राकृतिक कानून है जिसको हर इंसान फॉलो कर रहा है। तो ये वाले जो ज्यूरिस्ट हैं, जैसे मैंने नाम पहले आपको बताया भी था, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल वगैरह, इन सब ज्यूरिस्ट ने नेचुरल लॉ पर विश्वास किया है और माना है कि लॉ ऑफ राइट रीजन ही ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर है। यानी कि ये पढ़ना, ये समझना कि क्या सही है और किसके हिसाब से आदमी की विल आर्टिकुलेट हो रही है, उसको समझना ही ज्यूरिस्प्रूडेंस की विषय वस्तु है। तो इस तरह के ज्यूरिस्ट हमारे नेचुरल लॉ स्कूल में आते हैं, जो ये बताते हैं कि नेचुरल लॉ स्कूल का स्कोप क्या है। और इसी में मैंने एंशिएंट थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ में ही 2 पार्ट्स किए हैं। एक तो आपका ये जो ग्रीक फिलोसफर्स का पार्ट है और है रोमन फिलोसफर्स। तो ग्रीक आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं रोमन फिलोसफर्स क्या कहते हैं। तो रोमन ज्यूरिस्ट हमारे पास हैं सिसरो, अल्पियन, पॉजिटस एक्सेट्रा। तो ये जो ज्यूरिस्ट हैं, इन्होंने मेनली अपनी थ्योरी में 3 एक्सप्रेशंस को यूज किया है। इसमें पहला एक्सप्रेशन है जस्ट नेचुरली, इसका मीनिंग है लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ द नेचर। नेक्स्ट है जस्ट जेंटियम, जिसे ये कहते हैं कि ऐसा लॉ जो रोमन्स पर तो अप्लाई होता ही है, साथ ही साथ फॉरेनर्स पर भी अप्लाई होता है। और जस्ट सिविले से ये समझते हैं एक तरह का ऐसा लॉ जो केवल रोमन्स पर अप्लाई होता है। अगर हम इसको प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग समझें तो आप ये तो लॉ ऑफ नेचर ही रहेगा जिसको उन्होंने सुप्रीम लॉ माना है, एंड अबव ऑल द ह्यूमन लॉज, राइट। देन कम्स जस्ट जेंटियम,
यहाँ अगर देखा जाए तो हम इस लॉ को इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं या इंटरनेशनल लॉ के जैसा समझ सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ सब नेशंस पर अप्लाई होता है। तो उस तरह से एकदम वही नहीं है ये, पर आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि जस जेंटियम ऐसा लॉ है जो रोमन्स पर अप्लाई तो होता ही है, साथ ही साथ दूसरे नेशंस के सब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई होता है। देन है जस सिविले जो रोमन्स पर ही है, तो इसको आप इक्वल रख सकते हैं एक तरह से म्युनिसिपल लॉ के, यानी कि म्युनिसिपल लॉ को हम और क्या कहते हैं, म्युनिसिपल लॉ को हम और जानते हैं डोमेस्टिक लॉ के नाम से। तो ये रोमन ज्यूरिस्ट मेन इन्हीं वर्ड्स पर, इन्हीं एक्सप्रेशंस पर फोकस करते हैं और कहते हैं कि जस्ट नेचुरली जो है वो सुपीरियर लॉ है एंड इट इज अबव ऑल द ह्यूमन लॉज। तो ये रोमन ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन या फिर कह लीजिए कि थ्योरी है, एंशियंट थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। अब हम इसी में पढ़ने जा रहे हैं मिडीवल थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। तो मिडीवल थ्योरी में हम देखेंगे सबसे पहले इन दो ज्यूरिस्ट को, ये बहुत मेन प्रोपाउंडर हैं इस स्कूल के, इस थ्योरी के, जिनका नाम है सेंट ऑगस्टीन एंड थॉमस एक्विनस। तो सेंट ऑगस्टीन और थॉमस एक्विनस ने इम्पोर्टेंट काम क्या किया और ऐसा क्या है जो एंशियंट थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ को डिफरेंट बनाता है या मिडीवल थ्योरी ऑफ एंशियंट लॉ से, या फिर हम कह सकते हैं कि मिडीवल थ्योरी में ऐसा कौन सा एलिमेंट इनकॉर्पोरेट किया गया जो इसको एंशियंट थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ से अलग करता है। तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है हमारा वो है डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ, इन ज्यूरिस्ट का मानना ये है कि डिवाइन लॉ एक एडिशन होना चाहिए उन सब एलिमेंट्स में जो मैंने आपको एंशियंट थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ में बताए थे। जैसे कि मैंने आपको उसमें समझाया था कि लॉ ऑफ राइट रीजन, ये सब जो ह्यूमन विल को आर्टिकुलेट कर रहे हैं, लॉ ऑफ राइट रीजन या डेस्टिनी, ये सब इन सब के साथ एक एडिशनल चीज है जो ह्यूमन की विल को आर्टिकुलेट करती है और एक वो बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ बन जाती है उसकी पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो डिवाइन, वो है डिवाइन लॉ। और मेन इन्होंने 4 एक्सप्रेशन को यूज किया है अपनी थ्योरी में। फर्स्ट एक्सप्रेशन है लेक्स इटर्ना। लेक्स इटर्ना का मीनिंग है लॉ ऑफ गॉड, ऐसा लॉ जो इटर्नल है, जो कभी समाप्त नहीं होगा, वो है लॉ ऑफ गॉड। नेक्स्ट है लेक्स नेचुरलिस, इसका मतलब है लॉ ऑफ नेचर। ये एलिमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंशियंट थ्योरी में, लॉ ऑफ नेचर। फिर है डिवाइन लॉ, दिस इज द न्यू एलिमेंट विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द मिडीवल थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। तो डिवाइन लॉ का मतलब होता है लॉ ऑफ स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स यानी कि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ होते हैं, तो उनसे जो एक ह्यूमन की लाइफ गवर्न होती है, ये वाले इन ज्यूरिस्ट का मानना ये है कि वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और वो भी ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्टडी का पार्ट है। एंड नेक्स्ट है लेक्स ह्यूमन, यानी कि मैन मेड लॉ। मैन मेड लॉ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ऐसे कौन से ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने मैन मेड लॉ पर फोकस किया है। तो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट ज्यूरिस्ट इन द कमेंट बॉक्स। तो ये आपका है मिडीवल थ्योरी। मिडीवल थ्योरी में हमने इनके एलिमेंट्स को समझा, मेन प्रोपाउंडर कौन थे ये भी जाना। ये आप इनके नेम्स को लर्न कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि ये ज्यूरिस्ट किस स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर द नेम्स ऑफ दिस ज्यूरिस्ट। अब हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि इरा ऑफ रेनेसेंस क्या है और मॉडर्न थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल क्या है। तो आप उसके लिए आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखते रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, then do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so you never miss any update from our side. That's it for today. Thank you so much.